चलिए आज समझते हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने पूरे भारतीय देहात का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इस पूरी कहानी की जड़ में सिर्फ एक चीज थी। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना? कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़ा खरीदने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लेती है। इसका जवाब ना तोपों और तलवारों में उतना नहीं है जितना कि बही खातों और टैक्स के नियमों में छुपा है। जी हाँ, टैक्स। भारत में ब्रिटिश राज की कहानी असल में पैसे की, यानी रेवेन्यू कमाने की कहानी है। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी से शासक बनी, तो उसे अपना राज चलाने के लिए एक भरोसेमंद इनकम सोर्स चाहिए था, और वो सोर्स था भारत की जमीन। और इस पूरी कहानी का मंच तैयार हुआ भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल में। यहीं पर कंपनी ने पहली बार ये सीखा कि एक पूरे प्रांत पर शासन कैसे किया जाता है और सबसे जरूरी, उससे पैसा कैसे कमाया जाता है। तो देखिए, 1757 में प्लासी की जंग तो जीत ली गई, पर असली खेल तो अब शुरू होना था। जंग जीतना एक बात है और एक विशाल देश पर राज करना बिल्कुल दूसरी। कंपनी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस जमीन से लगातार बिना रुके पैसा कैसे निकाला जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने टैक्स वसूलने का एक पूरा का पूरा सिस्टम बना डाला। इसे ठीक से करने के लिए उन्होंने पूरे भारत में 3 बड़े मॉडल लागू किए, ताकि देश के हर कोने से पैसा उन तक पहुंचता रहे। इनमें सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली था बंगाल का इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इस सिस्टम की जो सबसे दिलचस्प बात थी, वो ये कि कंपनी ने टैक्स की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी और इसे वसूलने का काम सौंप दिया स्थानीय जमींदारों को। और ये टेबल शानदार ढंग से दिखाती है कि अंग्रेज कितने फ्लेक्सिबल थे जब बात पैसा वसूलने की आती थी। बंगाल में जमींदार टैक्स देते थे, तो वहीं दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम के तहत किसान यानी रैयत सीधे कंपनी को टैक्स देता था। और उत्तर पश्चिम भारत में महलवाड़ी सिस्टम में पूरे गांव यानी महाल की तरफ से गांव का मुखिया टैक्स जमा करवाता था। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके, लेकिन मकसद सिर्फ एक, रेवेन्यू। लेकिन इन नए कानूनों का जो असर हुआ ना, उसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। इसने सदियों से चले आ रहे ग्रामीण समाज के पावर स्ट्रक्चर को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि जमींदार जो सदियों से इतने ताकतवर थे, वो अचानक फेल क्यों होने लगे? देखिए, इसकी कई वजह थीं। एक तो टैक्स की डिमांड, वो बहुत ही ज्यादा थी। ऊपर से फसलों के दाम भी गिर गए थे। और सिस्टम तो बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल था। मतलब चाहे फसल हो या ना हो, पैसा तो देना ही है। और फिर आया सबसे क्रूर कानून, सूर्यास्त कानून। नाम सुनने में जितना नाटकीय है, उतना ही सख्त था। इसका मतलब था कि अगर किसी जमींदार ने तय तारीख को सूरज ढलने तक पैसा जमा नहीं कराया, तो बस उसकी पूरी की पूरी जमींदारी नीलाम, कोई सुनवाई नहीं, कोई रियायत नहीं। और इसी उथल पुथल के बीच गांव में एक नए ताकतवर वर्ग का जन्म हुआ। एक तरफ थे पुराने जमींदार जो शहरों में रहते थे और जिनकी ताकत लगातार घट रही थी, और दूसरी तरफ थे जोतदार। ये गांव में ही रहने वाले अमीर किसान थे जो जमींदारों की नीलाम होती जमीनों को खरीद कर लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे। पर जमींदार भी कह सकते हैं कम चालाक नहीं थे। उन्होंने इस सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने ही तरीके निकाल लिए, जैसे बर्दवान के राजा ने किया। जब उनकी जमींदारी नीलाम हुई, तो उन्होंने अपने ही आदमियों से ऊंची ऊंची बोलियां लगवा दी। बाद में जब पैसे देने की बारी आई, तो सब मुकर गए और नीलामी फेल हो गई। ये एक बहुत ही चालाक तरीका था अपनी जमीन बचाने का। अब कहानी बंगाल के गांव और शहरों से निकलकर राजमहल की पहाड़ियों के घने जंगलों की तरफ मुड़ती है। यहाँ ब्रिटिश नीतियों का टकराव सीधे सीधे आदिवासी समुदायों से हुआ। यहाँ इस टकराव को 2 औजारों के प्रतीक से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक तरफ था कुदाल, जो पहाड़िया लोगों का प्रतीक था। वो जूम खेती करते थे और जंगल को ही अपना घर मानते थे। दूसरी तरफ था हल, जो संथालों का प्रतीक था। अंग्रेज उन्हें जंगल साफ करके स्थायी खेती करने के लिए बढ़ावा दे रहे थे, ताकि वहां से भी टैक्स वसूला जा सके। ये सिर्फ 2 औजार नहीं थे, ये जीने के 2 अलग अलग नजरिए थे जो अब आमने सामने थे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि बदलाव कितनी तेजी से आया। अंग्रेजों ने संथालों को दामिने कोह नाम की एक बड़ी जमीन पर बसाया।
आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 20 सालों में 40 गांवों की एक छोटी सी बस्ती 1400 से ज्यादा गांवों में तब्दील हो गई। लेकिन बहुत जल्द संथाल भी जमींदारों और साहूकारों के कर्ज के जाल में फंस गए और नतीजा 1855 का संथाल विद्रोह। सिद्धू और कान्हू की अगुवाई में संथालों की मांगें एकदम साफ थीं। शोषण बंद हो, उनकी जमीन वापस मिले और उन्हें अपनी शर्तों पर आज़ाद जिंदगी जीने का हक मिले। ये महज एक विद्रोह नहीं था, ये उनके अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई थी। अब बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम भारत के दक्कन में भी एक चिंगारी सुलग रही थी। यहाँ के कारण बिल्कुल अलग थे, लेकिन नतीजा वही हुआ, एक बड़ा विद्रोह। और कमाल की बात यह है कि दक्कन के किसानों की तकदीर का फैसला भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में चल रहे एक गृह युद्ध ने किया। आप इसे 19वीं सदी का ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। तो हुआ ये कि अमेरिकी सिविल वॉर की वजह से ब्रिटेन की कपड़ा मिलों को कपास मिलनी बंद हो गई, तो उन्होंने भारत का रुख किया। दक्कन के किसानों को कपास उगाने के लिए साहूकारों ने खूब कर्ज दिया, लेकिन जैसे ही 1865 में अमेरिका में युद्ध खत्म हुआ, भारतीय कपास की मांग धड़ाम से नीचे गिर गई। अब किसान बेकार फसल और भारी कर्ज के बोझ तले दब चुके थे। तो किसानों का सारा गुस्सा फूटा साहूकारों पर। लेकिन उनका निशाना साहूकार की जान लेना नहीं था, बल्कि वो कागज थे जिन पर उनकी गुलामी की कहानी लिखी थी। उनकी बस एक ही मांग थी, वो सारे बही खाते और कर्ज के दस्तावेज हमें दे दो। और उन्होंने उन दस्तावेजों को जलाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ आग लगाना नहीं था, ये एक सांकेतिक कार्रवाई थी। वो अपने कर्ज के सबूत मिटा रहे थे, वो उस पूरे सिस्टम को जला रहे थे जिसने उन्हें गुलाम बना रखा था। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल से जुड़ते हैं। देखिए, ये सारी कहानियां सुनने में 100-200 साल पुरानी लग सकती हैं, लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए। किसानों पर कर्ज का बोझ, जमीन के झगड़े, ग्रामीण संकट, ये सारे शब्द ये आज भी हमारी खबरों का हिस्सा है ना? तो सवाल ये है कि क्या उस औपनिवेशिक दौर में बनाई गई नीतियां, वो पूरा सिस्टम आज भी हमारे देहात की सच्चाई को किसी न किसी तरह से तय कर रहा है? ये एक सोचने वाली बात है।